नमस्कार। थोड़ी देर लगेगी ये सब से एडजस्ट होने में। हेलो कौशिक जी, राजुल जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। और ख़ास तो तुलसी खुसरो साहित्य संगम मंच पर सबका स्वागत है और मैं सबकी शुक्रगुजार भी हूँ कि इस मंच पे मुझे आमंत्रण मिला है। मेरे लिए बहुत आनंद और गौरव की बात है। काफ़ी टाइम पहले एक बार राजुल जी ने बताया था कि मेरी उनसे साहित्य के बारे में ही बात हुई थी। तब मुझे उसने बताया था कि आप एक बार तुलसी खुसरो साहित्य संगम के पटल पर आइए, पर उस टाइम मैं थोड़ी सामाजिक गतिविधि में बिजी थी। तो बहुत आनंद की बात है कि ये बात उसने याद रखी थी और फिर काफ़ी समय के बाद हमारा सबका मिलना हो रहा है। रसिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम फाल्गुनी, थैंक यू सो मच। खास तो काफ़ी अरसे से ये एक तप की तरह तुलसी खुसरो साहित्य संगम का मंच का काम हो रहा है। ये शब्द की उपासना है और ये एक तपनिष्ठा से हो रही है। उसकी पूरी टीम जो है, उसके स्थापक जो शरदकांत मिश्रा जी, बलराम जी, सोनिया जी, डॉक्टर सत्येंद्र देसाई जी, तौकीर जी, कौशिक शाह जी और राजुल जी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि ये काम कोई छोटा मोटा काम नहीं है। जो लंबे अरसे से आप शब्द की उपासना कर रहे हैं, ये बहुत बढ़िया काम है। शब्दों को ये टेक्निकल माध्यम से, डिजिटल माध्यम से काफ़ी लोगों के पास ले जाना, ये भी एक बहुत जटिल प्रक्रिया है और बहुत प्यार से आप लोग ये काम करते हैं। ये एक तरीके से सरस्वती की माँ शारदा की वंदना है। तो बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। मैं स्त्री हूँ तो ज़्यादातर मेरी बातें नारी प्रधान होती है। पुरुष का विरोध नहीं है, पुरुष साथ में है, क्योंकि उसके बिना तो जीवन अधूरा है। जैसे एक रथ के दो पहिए रहते हैं, एक रेल की पटरी के दो पट्टे होते हैं, इसी तरह पुरुष के बिना, स्त्री और पुरुष दोनों की समानता के बगैर समाज अधूरा है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं नारी होने के वजह से थोड़ा बहुत ये संवेदन आ ही जाता है कि ज़्यादातर रचनाएं नारी प्रधान होती है। सबके लिए बहुत बहुत प्यार है, कहीं भी पुरुष का विरोध नहीं है, ना समाज का विरोध है। मुझे तो जो देखती हूँ, सुनती हूँ, कभी कभी जो महसूस करती हूँ, ये सब बस एक दिल से दूसरे दिल तक पहुँचाना है। तो उसके लिए मुझे शब्द का माध्यम मिला है। हाँ, ये मुझे आपने लिखा है, फाल्गुनी ने लिखा है, कौशिक जी ने भी लिखा है कि हर रोज डेली यहाँ से 9 बजे, भारत की रात को 9 बजे ये कार्यक्रम प्रस्तुत होता है। ये बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। खुद के परिवारजन भी रात को 9 बजे अपने आप में बिजी रहते हैं। उस वक्त ये साहित्य के लिए काम करना कि चलो ये समय ऐसा है जो हम सर्जन के लिए, सर्जन उपासना के लिए निकाल रहे हैं, ये सच्ची में बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे आप लोग जो जुड़ गए हो, आज तो शायद मैच चल रही है और संडे भी है, तो कोई ना कोई कार्यक्रम होगा।
कहीं पे आना जाना भी होगा, ये सब छोड़ के भी आप सब साथ में जुड़े हुए हो, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक रचना से शुरुआत करते हैं। बीच में सिर्फ कविताएं मुझे नहीं कहनी है आपको, कविता के साथ थोड़ी माइक्रोफिक्शन भी है और थोड़ा शोध पत्र का काम भी है। तो जब हमारी नेपाल अंतर्राष्ट्रीय लिटरेचर फेस्टिवल में हम लोग नेपाल गए हुए थे और काठमांडू, दोनों अंतर्राष्ट्रीय लिटरेचर फेस्टिवल में हमें निमंत्रण मिला था। तो उस समय एक शोध पत्र का काम किया था, नया काम था, लेकिन आदरणीय उषा जी के गाइडेंस में वो काम बहुत अच्छे से हुआ। भार्गवी पंड्या जी भी इधर उपस्थित है, वो मेरी सर्जन की साथी रही है, हम साथ गए हुए थे। तो ये एक शोध पत्र भी है जो मैं आपके सामने अगर समय रहा तो जरूर से प्रस्तुत करना चाहूंगी। कविता से शुरू करते हैं। तेरे साथ जुड़ी हूं, तेरे साथ जुड़ी हूं, चांद सूरज जमी आसमां एक ही तो है ना अपने। रेगिस्तान की हवा से झुलसना हो या हिमालय की बर्फीली हवाओं में थरथराना, है तो दोनों का साझा हमारा ना। तुम आते हो, तुम आते हो प्यार से तो कभी तकरार से। तुम आते हो, तुम आते हो प्यार से तो कभी तकरार से। छू कर चले भी जाते हो। सोचा है कभी तूने ये यूं तुम्हारे साथ दूर तक आना और फिर वापस लौट जाना। यूं तुम्हारे साथ दूर तक आना और फिर वापस लौट जाना मुझे भी खलता है। फिर भी मैं तुझसे जुड़ी हूं। माना कि तू बड़ा है, तू बहुत बहुत बड़ा है, पर मुझसे बंधा है। माना कि तू बहुत बड़ा है, पर मुझसे बंधा है। मुझे लेने हर बार 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 तुम्हें ही आना पड़ेगा। मुझे लेने बार बार हर बार तुम्हें ही आना पड़ेगा, क्योंकि तेरे वजूद का अभिन्न हिस्सा हूं मैं। तेरे वजूद का अभिन्न हिस्सा हूं मैं। ओ मेरी रूह में बसे समंदर, ओ मेरी रूह में बसे समंदर, मैं और कोई नहीं, मैं तुम्हारे किनारे की रेत हूं। ये स्त्री का समर्पण भाव है कि उसे रेत होना मंजूर है, मगर बार बार समुंदर को उसके पास आना पड़ेगा। सुमन जी आपका बहुत शुक्रिया, स्नेहल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सतीन जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। एक और कविता। तेरे बिना कभी कभी साथ छूट भी जाता है। जैसे प्यार होता है वैसे ही तकरार भी होती है, और तकरार की वजह से कभी साथ छूट भी जाता है। तो आज की नारी कैसे जीती है। जब तू नहीं था मैं ही थी। जब तू नहीं था मैं ही थी। जब तुम थे तब भी मैं ही थी। अब तुम नहीं हो फिर भी मैं ही हूं। जब तू नहीं था मैं ही थी। जब तुम थे तब भी मैं ही थी। अब तुम नहीं हो फिर भी मैं ही हूं। देखो मैं जी रही हूं। देखो मैं जी रही हूं, बड़ी शान से जी रही हूं। तेरे बगैर मैं जिंदा लाश नहीं हुई, बल्कि मुक्त जीवन के एहसास के साथ जी रही हूं।
सुलगते सीने में मचलते तूफान को देख मत सोच कि मैं उमड़ती हूँ गुमड़ती हूँ। सुलगते सीने में मचलते तूफान को देख मत सोच कि मैं मचलती हूँ गुमड़ती हूँ उमड़ती हूँ किसी समंदर के सुनामी की तरह। ना, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ना नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ मेरा ऊपरी स्वरूप है, ये सिर्फ मेरा ऊपरी स्वरूप है। भीतर से मैं शांत हूँ, स्वस्थ हूँ, सबल हूँ, अपने ही चिंतन और मनन में मस्त हूँ, उसी समंदर की समाधिस्थ गहराई की तरह। क्योंकि जब कोई भी नहीं होता है ना, क्योंकि जब कोई भी नहीं होता है ना, तब भी मैं ही रहती हूँ, मैं ही हूँ। संध्या जी भी हमारे साथ उपस्थित हुए हैं। संध्या जी, थैंक यू सो मच। ये एक ब्रेकअप वाली कविता थी। तो साथ में कभी कोई गलत फैसला भी कैसा खलता है। मैं फिर से बता दूं आप लोगों को कि ये सब जो भावनाएं आती है, ज्यादातर नारी प्रधान भावनाएं आती है, वो कहीं ना कहीं किसी के साथ बातचीत में कुछ निजी संवेदन भी होता है और कुछ कहीं से भी आता है, बाहर की घटनाओं से में से भी आता है। मेरा वो एक माइनस पॉइंट रहा है कि मैं कोई घटना लेके शायद नहीं लिख सकती, लेकिन ये मैं मानती हूँ कि कविता ईश्वर की देन है जो सीधी उतर के आती है और जो हमारी संवेदनाएं हम कलम से कागज पे लिख देते हैं। लिखते भी है जो प्रोफेशनल राइटिंग का काम करते हैं, उसको ये भी करना पड़ता है। जैसे कोई पिक्चर का गीत हो जो सिचुएशन के अनुसार लिखना होता है तो वो भी लिखा जाता है। कोई बात के लिए भी कुछ ना कुछ लिखा जाता है। लेकिन मेरी बात, मैं ऐसा नहीं कहती कि मैं लिखती हूँ, मैं बस बात करती हूँ दिल से दिल तक की। तो एक रचना है, क्योंकि कभी सोचती हूँ पाँव में पड़े उन रक्त रंजीत छाले के बारे में। कभी सोचती हूँ पाँव में पड़े उन रक्त रंजीत छाले के बारे में जो तुम्हारे साथ कभी गुलमोहरी रास्ते पर चलते हुए मेरे पैर से जड़ चुके हैं। आज भी जहां जहां कदम रखती हूँ जमीन लाल हो जाती है। आज भी जहां जहां कदम रखती हूँ जमीन लाल हो जाती है। यह लाल जमीन इस बात की गवाह है कि हरा है आज तक मेरे कलेजा का हर जख्म। यह लाल जमीन इस बात की गवाह है कि हरा है आज तक मेरे कलेजे का हर जख्म। क्योंकि यह तुम्हारे साथ 2 कदम चलने की सजाए मोहब्बत है। क्योंकि यह तुम्हारे साथ 2 कदम चलने की सजाए मोहब्बत है कि मैं रोज अपनी रूह को नोचती हूँ। ये स्त्री की वेदना है, शायद कभी गलत इंसान के साथ जुड़ जाने की। तो एक प्रणय की बहुत अच्छी संवेदना भी है। 16वां साल, नए नए लोग जो जुड़ रहे हैं उन सबका स्वागत है। आगे चलते हैं कविता के साथ मिलते हैं। दंजीबाई,
थैंक यू वेरी मच, आप भी जुड़े हैं हमारे साथ। बस ये आप सबका प्यार है, आप सब जो सम्मान देते हो, यही हमारे शब्द की ताकत बनता है, यही हमें और आगे बढ़ने को और लिखने को प्रेरित करता है। एक प्रणय संवेदन है 16वां साल। जब भी तुझसे मिलती हूँ ना, काला टीका लगा लेती हूँ। जब भी तुझसे मिलती हूँ ना, काला टीका लगा लेती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है आज तक तेरी आंखों में, क्योंकि मैंने देखा है आज तक तेरी आंखों में ठहरा हुआ मेरा 16वां साल। एक कविता रात और सुबह के बारे में है। रात होती है तो सुबह होती है। सुबह, सोचो फिर सुबह कैसे होती अगर ये रात ना होती। सोचो फिर सुबह कैसे होती अगर ये रात ना होती। पंछी कहाँ से आते और वापिस कहाँ जाते, कहाँ उनकी रैन बसर होती अगर ये रात ना होती। सोचो, सोचो फिर सपनों का क्या, सोचो फिर सपनों का क्या। सपनों में आते उन अपनों का क्या, भूली बिसरी उन बातों का क्या। चुपके से पाले व नातों का क्या, कैसे उनसे राह गुजर होती अगर ये रात ना होती। सोचो, सोचो फिर सुबह कैसे होती अगर ये रात ना होती। सूरज बेचारा सोने कहाँ जाता, सूरज बेचारा सोने कहाँ जाता। अकेला जल जल कर वो भी तो थक जाता। चांद सितारों की महफिल फिर कौन सजाता। सन्नाटा इन सुनी सड़कों पे खो जाता। कैसे सबकी शामो सहर होती अगर ये रात ना होती। सोचो फिर सुबह कैसे होती अगर ये रात ना होती। कैसे दिखती वो नानी के चेहरे की जुरिया, कैसे दिखती वह नानी के चेहरे की जुरिया। बसती है जिनमें बच्चों की प्यारी सी परियां। फिर गोदी में दबे पाँव निंदिया का आना, फिर गोदी में दबे पाँव निंदिया का आना। लोरी की लहरों पे चल के चुपके से सो जाना। ना निंदिया की कोई सुहानी सफर होती अगर ये रात ना होती। सोचो, सोचो फिर सुबह कैसे होती अगर ये रात ना होती। तो जीवन में अंधकार का भी महत्व है, क्योंकि बिना अंधकार प्रकाश का महत्व पता नहीं चलता। हम जिंदगी में कहीं रिश्ते निभाते हैं, प्यार भी करते हैं, कभी कुछ संजोग के अनुसार अलग भी तो होना पड़ता है, लेकिन हर रिश्ते की एक गरिमा होती है। वो गरिमा का सम्मान होता है। उसके ऊपर एक कविता प्रस्तुत करती हूँ। आप सबका प्यार है, थैंक यू। आप हर एक यहाँ पे जो उपस्थित है, आशीष खारोड़ जी उपस्थित है, थैंक यू सो मच आशीष भाई। वो भी कविता सुनते हैं। आशीष भाई भी बहुत अच्छा काम करते हैं, शब्द का वो काफ़ी सारी बातें, काफ़ी अच्छी कविताएं प्रस्तुत करते हैं। और ऐसे नहीं कि एक ही बात में प्रस्तुत कर दी, वो एक थीम लेके चलते हैं और उसके अनुसार काम करते हैं। सत्यन जी, आपका एप्रिशिएशन मिल रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। काव्य का शीर्षक है आवकार। उसने बड़े ही प्यार से आवकार दिया। आ गई, अकेली आई हो। उस घने आम की छांव ने वो पूछ ही लिया जिसका मुझे डर था। उस घने आम की छांव ने वो पूछ ही लिया जिसका मुझे डर था।
हाँ, वो आजकल जरा बिजी रहते हैं, थोड़े काम में उलझे हुए हैं। कहते हुए मैं वहां बैठ गई जहां हम दोनों बैठने के आदी हुआ करते थे। वही आम्रकुंज के हमारे प्यारे पंखी भी सामने लगी सूखी लकड़ी पे आकर बैठ गए। आज वह हमेशा की तरह नृत्य करने के मूड में नहीं थे। उसके मन में भी शायद वो ही सवाल आ गई, अकेले आई हो। मैंने नजर फेर ली पर देखो भी तो कहाँ देखूं। मैंने आसमान की ओर देखा। कुछ धुंधलापन मेरी आंखों में फैल चुका था। मैंने हवा के उस लय को छुआ जिसे इस जगह अपनी सांसों में भर के हमने जीना सीखा था। मैंने हवा के उस लय को छुआ जिसे इसी जगह अपनी सांसों में भर के हमने जीना सीखा था। कैसे हो? मेरे खामोश प्रश्न को मानो सबने सुन लिया और पूरा माहौल बोल पड़ा। बस ऐसे ही कल ही की तरह सहमे हुए, चुपचाप और गमगीन। कैसे हो? मेरे खामोश प्रश्न को मानो सबने सुन लिया था। पूरा माहौल एक साथ बोल पड़ा। बस ऐसे ही कल ही की तरह सहमे हुए, चुपचाप और गमगीन। क्यों? अब मेरी आंखें बोलने लगी थी। क्यों? अब मेरी आंखें बोलने लगी थी। तो पूरा माहौल जवाब दे रहा था, क्योंकि कल वह भी यहां आया था। क्योंकि कल वह भी यहां आया था, तुम्हारी ही तरह, बिल्कुल अकेला और उदास, बिल्कुल तुम्हारी ही तरह। ये रिश्तों की गरिमा है जो नहीं बंद कर भी, अलग होकर भी जुड़े रहते हैं। कुछ लघु कथाएं हैं। प्रार्थना छोटी छोटी माइक्रोफिक्शन जैसी है। अपनी माँ से फोन पर बात करते हुए नीलिमा सीढ़ियों से गिर पड़ी। ब्रेन हेमरेज के बाद वह बच तो गई, पर पैरालिसिस की शिकार हुई। पिछले 8 महीनों से पैरालिटिक नीलिमा अपनी हाल पूछने आई सहेली रीमा को बता रही थी, मैं रोज भगवान से मेरी सास की लंबी आयु की दुआ करती हूँ। पिछले 8 महीने से मैं बिस्तर पे हूँ, पर मेरी सास मेरी जो सेवा करती है, शायद मेरी माँ होती तो वह भी इतना नहीं कर सकती। मीना बहन रोते हुए नीलिमा की बात कमरे के दरवाजे पर खड़ी सांस मीना बहन ने सुनी और वह पूजा घर में जाके फूट फूट रो पड़ी। मीना बहन ने रोते हुए भगवान को कहा, उसका जीवन मानो आज सफल हो गया, क्योंकि जिस दिन नीलिमा सीढ़ियों से गिरी थी, उस दिन भी मीना बहन ने नीलिमा की अपनी माँ के साथ फोन पर हुई बात सुनी थी, जिसमें नीलिमा अपनी माँ से कह रही थी, आजकल मेरी सास बहुत बीमार रहती है, वह मर जाए तो फिर घर का पूरा राज मेरे हाथ में आ जाएगा। मैं रोज भगवान से उसके मरने की
प्रार्थना करती हूँ। ये परिस्थिति है जो इंसान में बदलाव लाती है। मदर्स डे एक और माइक्रोफिक्शन आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। ये भी मदर्स डे के दिन ही लिखा हुआ है। कभी कभी हम बाहर के लोगों को एंटरटेन करने में या सेवा करने में इतने लग जाते हैं कि घर के बारे में हम थोड़ा बहुत भूल भी जाते हैं। मदर्स डे। आत्माराम ने जोर से वॉचमैन को आवाज लगाई, कहाँ मरा है तू? मदर्स डे सेलिब्रेशन के लिए मातृतीर्थ आश्रम जाना है, पता है ना? वहां महिलाओं की डॉक्टरी जांच का कार्यक्रम है आज। सारे मीडिया वाले अपनी माताओं के साथ वहां उपस्थित रहेंगे। उन सब के गाड़ी ड्राइवर की व्यवस्था तुम्हें संभालनी है, बोला था ना तुम्हें, तो फिर तू कहाँ चला गया इस वक्त? ड्राइवर ने बड़ी नम्रता से जवाब दिया, साहब आज आपकी माताजी को डायलिसिस के लिए जाना था ना, कोई गाड़ी नहीं थी और वह भी अकेली थी, तो मैं उसके लिए ऑटो लेने गया था साहब। एक छोटी सी माइक्रोफिक्शन। क्यों रो रहे हो? मजदूरों की वसाहत में सुबह सुबह कोने में बैठकर जोर से रोते हुए छोटे बच्चे को देख बड़े प्यार से मैंने पूछा, बेटे क्यों रो रहे हो? भूख लगी है। छोटे बच्चे की आवाज में जाने कितने दिनों की भूख बसी हुई थी। જાગ્રત ભાઈ, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આપ પણ અહીંયા ઉપસ્થિત છો. भूख लगी है। छोटे बच्चे की आवाज में जाने कितने दिनों की भूख बसी हुई थी। क्यों? अभी अभी तो भूख ठारो संस्था के लोग बच्चों को नाश्ता दे रहे थे ना, तुम्हें नहीं मिला बेटे? मेरे पूछने पर बच्चा ज्यादा ही दुखी हो गया। उसने बताया, मैं नाश्ता मांगने तो गया था, पर नाश्ता देते वक्त जो फोटो खींचने वाले अंकल थे वो चले गए थे। अभी फोटो खींचने वाला और कोई नहीं था, तो उन लोगों ने नाश्ता देना बंद कर दिया था। ये भी हमारे समाज की एक विषमता है कि हमें कभी कभी असली काम की बजाय शो ऑफ में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। ऐसा भी कभी होता है, लेकिन ये छोटी छोटी टकोर लोगों को जगाने के लिए रहती है। ये सिर्फ मैं अकेली नहीं कर रही, बहुत से सर्जक है। वैसे कहते हैं ना कि सर्जक समाज का प्रतिबिंब होता है। जो भी वो समाज में बनती अच्छी बुरी घटनाएं है उसके ऊपर प्रकाश फैलाता है। तो और उसका कल्पन भी, कभी ऐसा नहीं है कि घटनाओं के ऊपर ही लिखा जाता है, कल्पन भी रहता है। जो कल्पन भी कभी एक शीख के रूप में होता है। तो सर्जक समाज को आईना धरने का काम भी करता है। एक ऐसे ही एक कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी, खंडर। मैं दोबारा बताऊंगी कि जैसे मैं स्त्री हूँ, मेरी रचना में मेरी रचना नारी प्रधान विशेष होती है। और ख़ास आज हिंदी में यहाँ पे कहना था, तो जो भी मेरे पास अछांदस कविताएं थी और थोड़ी बहुत माइक्रोफिक्शन थी, मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। बहुत सालों के बाद वो उसी खंडर को देख के रुक गई। बहुत सालों के बाद वह उसी खंडर को देख के रुक गई। उस खंडर के इतिहास की वो एकमात्र गवाह थी।
खंडर की भव्य इमारत, उसका जीवन कवन, आए हुए चढ़ाव उतार, उसका टूटना बिखरना, फिर जुड़ना, सजना संवरना, खंडर की भव्यता, खंडर की रंगीनियां, सब कुछ तो देखा था ना उसने, सब कुछ तो देखा था। खंडर के पायल की झनकार, उसकी चूड़ी की रनकार, उसमें लहराती हुई सब तरंगी चुनर, शाम के वक्त खंडर में शमा की जगमगाहट और सजती हुई वह महफिल है। अजब रुतबा और रंग वैभव था उसी खंडेर का। और आज ये खंडेर, वह छटपटा गई। उसने खंडर के 2 कुओं की और गौर से देखा। वो छटपटा गई, उसने खंडर के 2 कुओं की और गौर से देखा। तल दिखाई दे रहा था। न जाने कितने प्यासों की प्यास इसी कुएं के अमरूद से मिटती थी ना। पर आज खंडर की शून्यता ने इस कुएं में भी भर दी है रेगिस्तान की गरम रेती। पर आज इस खंडर की शून्यता ने इस कुएं में भी भर दी है रेगिस्तान की गरम रेती। बिना पलक झपक के वह देख रही उस खंडर को। बिना पलक झपके वह देख रही उस खंडर को और याद करने लगी वह खंडर का भूला हुआ मीठा हुआ नाम। क्या नाम था? तभी ठहाके की आवाज आई, अरे भाई जी, अरे मेरी भाई, खंडरों के भी कभी नाम हुआ करते हैं क्या? और फिर ठहाके लगा के जोर जोर से हंसने लगा। उसके सामने रखा गया था वह आईना। एक स्त्री अपने जीवन काल के दरमियान अपने आसपास की दुनिया को समेटने में इतनी लग जाती है, इतनी उलझ जाती है कि अपने आप को सुलझाना भूल जाती है। गुजराती साहित्य में मानव बोध, ये एक मेरा शोध पत्र है जो हमारे ध्रुव भट्ट जी है, उसकी नवल कथा समुद्रांति के ऊपर से मैंने तैयार किया हुआ है। ये मैं एक बार फिर से बता दूं कि नेपाल अंतर्राष्ट्रीय लिटरेचर फेस्टिवल के अंतर्गत ये शोध पत्र प्रस्तुत किया था, गुजराती साहित्य में मानव बोध। वैसे देखा जाए तो साहित्य किसी भी समाज का दर्पण होता है। वह तत्कालीन समाज को प्रतिबिंबित करता है, वह समाज को आईना दिखाता है। जरूर उसमें कुछ न कुछ बदलाव की बात होती है, वैचारिक क्रांति की बात रहती है। पूरा का पूरा तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगी शायद समय की वजह से, लेकिन थोड़ा बहुत जो है मैं इसलिए आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे लिटरेचर के अंदर कितनी ऐसी बातें हैं, बहुत बारीकाई से देखा जाए तो कितना सारा उसमें से हमें मिल जाता है अपने लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए। गुजराती साहित्य में मानव बोध को प्रतिबिंबित करने के लिए मैंने गुजराती साहित्य के जाने माने साहित्यकार आदरणीय ध्रुव भट्ट जी की नवलकथा समुद्रांति का अभ्यास किया। संक्षेप में ध्रुव भट्ट जी का परिचय कराऊं तो ध्रुव भट्ट गुजराती साहित्य के बहुत ही जाने माने आदरणीय उपन्यासकार है। इंजीनियरिंग उद्योग में सेक्शन मैनेजर रह चुके ध्रुव भट्ट जी का साहित्य शिक्षण संशोधन क्षेत्र में नोंदनीय योगदान रहा है। उसके काफी उपन्यास मराठी, अंग्रेजी और हिंदी भाषा में अनुवादित भी हुए हैं। समुद्रांति के मुख्य प्रकृति और औद्योगिकरण के बीच में तालमेल बनाए रखने की बात लेके आते हैं। नायक के द्वारा वो बताते हैं कि सोरठी समाज पे आधारित इस सर्जन में सौराष्ट्र का आतिथ्य सत्कार, प्रकृति प्रेम
पशु प्रेम, इंसान के प्रति विश्वास और कई मानवीय मूल्यों का बेहतरीन इतिहास प्रस्तुत हुआ है। उसमें खासकर दरियाई प्रदेश की संस्कृति, समुद्र के लिए इंसान का प्यार विशेषकर दृष्टिभूत होता है। एक सरकारी अमलदार सौराष्ट्र के कोस्टल लाइन की जमीन का सर्वे करने आता है। सरकार वहां इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चाहती है। सुविधाओं के अभाव वाले कोस्टल रीजन में पहुंचा नायक शुरू में सोचता है कि वह कहां पहुंच गया। वह जल्दी अपना काम पूर्ण करके वहां से भाग निकलने की सोचता है, पर जैसे जैसे उसका वहां के लोगों से मेल मिलाप बढ़ता है, वह गांव के अबूझ अल्प शिक्षित लोगों की समझ और प्यार देखकर वहीं का होने लगता है। नायक समंदर किनारे खारवा समुदाय को मिलता है। समंदर पे आधारित इसी प्रजाति का समुद्र के प्रति प्यार और श्रद्धा देखकर नायक भी मनोमन समुद्र को चाहने लगता है। खारवा कौम नायक को प्रकृति से प्यार करना सिखाती है, तो कथा की नायिका अव्वल सौराष्ट्र की नारी चेतना को भी बखूबी प्रदर्शित करती है। अव्वल एक पवित्र स्त्री है, वहीवट में कुशल है, आदरणीय है, अकेली रहती है। पूरा समुदाय अव्वल का सम्मान करता है। देखो, ये कितने सालों पहले ध्रुव भट्ट जी ने स्त्री सशक्तिकरण का उत्कृष्ट उदाहरण समुद्रांतिके में दिया है कि यह सबसे बड़ी सीख है कि अकेली रहती स्त्री का भी आदर मान रखना चाहिए। अव्वल बड़ी जायदाद की मालकिन है, पर अपने दादा ससुर हया भट्ट के वचनों का मान रखने के लिए पूरी जायदाद का त्याग कर वह एक छोटी सी वाड़ी में रहना अपने आप पसंद करती है। समुद्रांतिके आतिथ्य सत्कार का बोध देता है। हमारे यहाँ अतिथि देवो भव कहा जाता है, पर आज की भागदौड़ में हम कहीं ना कहीं इस भावना से दूर हो रहे हैं। यहाँ अनजान इंसान भी अनजान इंसान को प्यार और विश्वास के साथ अपने घर में आश्रय देता है। नायक जब पहली बार अपने स्थल पहुंचता है, रास्ते में छोटी वाटिका के पास रुकता है। वाटिका में रहती छोटी बच्ची उसका सत्कार करती है। नायक पूछता है बच्ची को, मैं वाड़ी में आ जाऊं? बच्ची बताती है, पूछना कैसा? ये छोटी बच्ची बताती है, वो अपने मम्मी पापा को पूछने नहीं जाती है। यहाँ कोई किसी को मना नहीं करता। बच्ची के माता पिता भी अनजान नायक का आतिथ्य सत्कार करता है। वह नहीं जानते कि ये इंसान कौन है, कहाँ से आया है, कौन सी जात का धर्म का है, पर भी वो अपना आतिथ्य धर्म निभाते हैं। एक और भी पात्र है उपन्यास में जो पक्षियों की, नूरा, उसका नाम नूरा है, जो पक्षियों की परख रखता है। पक्षियों को दिखने के लिए वो गांव गांव फिरता है। वो सबको पक्षी बताता भी है। उन्हें जंगल से बहुत लगाव है, क्योंकि पक्षियों का असल स्थान तो जंगल ही है। इन्हीं कोस्टल दरिया में रहे घने जंगलों का वह साक्षी है और वह अजहते जंगल को भी देख रहा है। पर पर्यावरण के तालमेल से ही मनुष्य का तालमेल बना रहता है। यह बात ये गांव की अल्प शिक्षित प्रजा अच्छी तरह समझती है। कितनी बड़ी बात है ये। इसलिए यह प्रजा बिना बोले प्रकृति का जतन करती है। पेड़ पौधे, पानी, हवा, पक्षी, प्राणी सबको जीवन का भाग समझ के चलने वाली प्रजा प्रकृति प्रेम की बहुत बड़ी सीख देती है। प्रकृति के जतन से ही मानव सृष्टि टिकी है। यह बात उपन्यासकार ने बड़ी बखूबी से बताई है। यहाँ तक कि जो अमलदार, सरकारी अमलदार, वो इंडस्ट्री के लिए जमीन नापने आया है, वह भी उसे भी अपना काम अभिशाप लगने लगता है। वो सोचता है कि रिपोर्ट बेच के वह पाप का बागी बनेगा। औद्योगिकरण यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यावरण के तालमेल को नष्ट कर देगा। जी कौशिक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और भी मैं छोटा सा दृष्टांत दे दूं कि मंदिर में एक विदेशी साध्वी है। वो घूमने आई थी भारत में और वहीं की होके रह गई है। वह साध्वी मंदिर में आए बच्चों को खाना खिलाती है, पर बहुत बड़ी सीख भी देती है
कि इंसान अगर गाय भैंस और कुत्ते का जूठा खाने की तैयारी रखता है तो ही उसे पशुओं को जूठा खिलाने का अधिकार है। ये हमारी संस्कृति पशुओं का भी सम्मान करने को कह रही है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। दरिया में तरापे के सहारे फंसे हुए मछुआरे को बचाने गए हुए कृष्णा टंडेल और उसकी पत्नी बेली जीवन के उतार चढ़ाव का सहज स्वीकार करते हैं। देखिए, ये जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो शायद जीवन में आते हुए बदलाव को जल्दी से स्वीकार लेते हैं। ये बिल्कुल अशिक्षित प्रजा है पर दरियाई जीव है। उन्हें दरिया पे भरोसा है पर फिर भी पता है कि आज है तो कल नहीं भी रहेंगे। वो बोलते हैं, वो ये टंडेल की पत्नी या मतलब जब जब जो होना है तब तब सो होता है। बस ये स्वीकार भाव की जरूरत है कि ये स्वीकार भाव अपने आप में भी लाने से जीवन बहुत सहज और सरल हो जाता है। सबसे बड़ी बात आश्रय देना है, मदद करना है। मैं थोड़ा बहुत उनमें से सिलेक्ट कर करके आप लोगों को सुनाती हूँ। सबसे बड़ी बात आश्रय देना है, मदद करना है। समुद्र में आए बड़े तूफान के वक्त जब नायक के बड़े बंगले के भंडकिए में बच्चों को तूफान से बचाने के लिए आश्रय दिया है, वह खाना छोड़ के बच्चों के लिए बचाते हैं, क्योंकि तूफान कब रुकेगा पता नहीं। बाहर सबने अपने पशु भी खुले छोड़ दिए हैं, क्योंकि बंधे हुए पशु डूब ना जाए। इस समय भंडकिए के बाथरूम में एक जहरीला बिच्छू दिखता है। नायक उसे डर के मारे मारना चाहता है। उस समय अव्वल बताती है कि वह हमारे आश्रय है। जहरीला बिच्छू भी इस वक्त हमारे आश्रय है, उसे जीने दो। यह तो बहुत बड़ी बात है, पर उससे भी बड़ी बात यह है कि वह कहती है कि इस वक्त बिच्छू भी जानता है कि हम भी इस वक्त समुद्र के तूफान से बचने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हमारी और उनकी स्थिति एक सी है, इस बात का उससे भी इस वक्त पता है। अभी पशु पक्षी भी इतनी समझ रखते हैं। यह बात कितनी आसानी से इस उपन्यास के द्वारा हमें बताई है। तो सामुद्रिक तूफान से बचे लोगों के लिए हेलीकॉप्टर आके जब फूड पैकेट गिराते हैं, वह खाते समय नायक के हृदय में सारी सृष्टि के लिए प्यार उमड़ता है। जो नायक एक दिन यहाँ आया, जिस दिन पहला दिन, उस दिन उसे ये सब सृष्टि से चीड़ हो रही थी, यहाँ से भाग जाने को सोचता था, वही नायक आज सारी सृष्टि को प्यार की नजर से देखता है। वह कहता है जीवन की तृप्ति का यह आभार यह फूड पैकेट बनाने वाले के हृदय तक पहुंचे। जरूरी यही है, हम एक कमरे में से दूसरे कमरे तक बैठे हुए इंसान के हृदय तक नहीं पहुंच पाते। ये कड़वी सच्चाई है, पर जरूरी यही है कि इंसान के हृदय से हृदय तक अपनी बात पूछे, अपनी भावनाएं पहुंचे। और भी बहुत कुछ है, पर ये समय के हिसाब से हमें भी चलना है। पूरा का पूरा तो मैं नहीं बता पाऊंगी। बहुत अच्छी बुक है, और कभी फिर मौका मिला तो दूसरे भी शोध पत्र है। एक सेशन आप सिर्फ शोध पत्रों के बारे में रखो। मेरी आपसे कौशिक जी, शरदकांत जी, ये हमारे सतीन जी, आप सबको, राजुल जी, आप सबको मेरी विनती है कि एक सेशन ऐसा भी होना चाहिए जो शोध पत्रों के बारे में हो, तो लोगों के पास बहुत बहुत बड़ी बातें पहुंच सकती है। पर ये उपन्यास से इतना मानवीय मूल्यों दृष्टि वो हमें दिखता है कि सद्भावना बनाए रखना, प्यार बांटना, भरोसा करना, एक दूसरे की मदद करना, ये सब बातें ज्यादा मायने रखती है। इनसे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। यही सबसे बड़ा बोध है। और अंत में मेरे 2 शेर आप लोगों के लिए।
सितम ढाए जमाना हमेशा फिर भी मुस्कुराती है। सितम ढाए जमाना हमेशा फिर भी मुस्कुराती है। मैं थोड़ा सा भूल चुकी हूं तो मीटर का इधर से उधर होगा, मुझे माफ करना प्लीज। सितम ढाए जमाना पर हमेशा मुस्कुराती है, मगर रोता है कोई बच्चा, बहुत रोती है ये आंखें, और नहीं करना कभी गलती तो इसमें डूब जाने की। नहीं करना कभी गलती तो इसमें डूब जाने की, कलेजा कत्ल करने का हुनर रखती है ये आंखें। मेरे ये 2 शेर के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। आप सबका एक बार फिर से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरे साथ जुड़े, इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया और इतने अच्छे से मेरी बातें सुनी, इसके लिए मैं फिर से आप सबकी शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच।